नमस्कार। अस्टिलैगो के भाग 1 में आप सामान्य तथा कायिक संरचना से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम अस्टिलैगो में रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस कवक में रिप्रोडक्शन के दौरान विशेष सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है, अपितु जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार के स्पोर्स के निर्माण के द्वारा संभव होती है। तो इस प्रकार अस्टिलैगो के जीवन चक्र में जनन के समय 2 स्पोर्स बनते हैं। पहले प्रकार के स्पोर्स कहलाते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स तथा दूसरे प्रकार के स्पोर्स कहलाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो इन्हीं 2 स्पोर्स के ऑल्टरनेशन के द्वारा ही यह जनन तथा अपना जीवन चक्र संपूर्ण करता है। क्रमानुसार पहले क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेशन के पश्चात बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर्स कहाँ बनते हैं तथा इनकी संरचना कैसी होती है। क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण सदैव डाइकैरियोटिक माइसीलियम पर ही होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जब परपोषी अच्छी वृद्धि कर रहा होता है, उस समय कवक का सूत्र एक्टिव हो जाता है तथा संक्रमण के लिए तैयार हो जाता है। संक्रमण के लिए यह पुष्प क्रम पर पहुंचता है अथवा स्पाइकलेट्स पर पहुंचता है। स्पाइकलेट्स पर पहुंचने के पश्चात यह संक्रमण की तैयारी करता है। माइसीलियम यंग ओवरीज में इकट्ठा हो जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अस्टिलैगो सामान्यतः पुष्पक्रम और उसमें भी पर्टिकुलरली अंडाशय को संक्रमित करता है। तो यंग माइसीलियम होस्ट के यंग ओवरीज के नीचे एकत्र होना शुरू कर देता है तथा कवक सूत्र का एक डेंस मास बना लेता है। अब ये एकत्र हुए कवक सूत्र स्पोरोजीनस हाइफी के नाम से जाने जाते हैं। स्पोरोजीनस अर्थात स्पोर को उत्पन्न करने वाले कवक सूत्र। अब यह स्पोरोजीनस हाइफी अनेक डाइकैरियोटिक सेल्स में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक डाइकैरियोटिक सेल एक बाइन्यूक्लिएट या 2 केंद्रक युक्त क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लेमाइडोस्पोर की संरचना। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्लेमाइडोस्पोर्स को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि टिल्यूटोस्पोर्स अथवा स्मट स्पोर्स। तो आप समझ सकते हैं, चूंकि यही बीजाणु स्मट रोग के दौरान दिखाई देते हैं, अतः क्लेमाइडोस्पोर्स को सामान्यतः स्मट स्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस चित्र में आपको स्मट स्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स की संरचना नजर आ रही है। ये लगभग गोलाकार आकृति के बीजाणु होते हैं, जो कि वॉल तथा बीच के भाग में डिफरेंशिएटेड होते हैं। स्पोर वॉल स्पष्टतः एक्साइन यानी बाह्यचोल, इंटाइन यानी अंतःचोल तथा न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। बनने के पश्चात इनको वायु के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। क्लेमाइडोस्पोर्स 5 से 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। अधिकांश जातियों में क्लेमाइडोस्पोर्स कुछ समय तक विश्रामावस्था में रहते हैं तथा वापस फेवरेबल कंडीशंस के आने पर जर्मिनेट करते हैं। क्लेमाइडोस्पोर के जर्मिनेशन से पूर्व इसमें पाए जाने वाले दोनों केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाइकैरियोटिक या द्विकेंद्र की अवस्था अब द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करती है। द्विगुणित केंद्रक पुनः विभाजित होता है और इसी बीच जो इंटाइन है, एक्साइन तो पानी का अवशोषण करती है तथा फट जाती है, नष्ट हो जाती है। इंटाइन जो है वह एक विशेष प्रकार की जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आती है, जिसे प्रोमाइसीलियम अथवा बेसिडियम के नाम से
जाना जाता है। इसी बीच जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, इसमें मियोसिस की प्रक्रिया या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर हैप्लॉइड संरचना में बदल जाता है। रिडक्शन डिवीजन के पश्चात 4 कोशिकाएं, 4 केंद्रक बनते हैं जो कि अपने चारों तरफ सेल वॉल सिक्रीट कर लेते हैं तथा इस प्रकार 4 बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक बेसिडियम की कोशिका में एक सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और इस प्रकार 4 बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है, जिसमें से 2 प्लस स्टेन के होते हैं तथा 2 माइनस स्टेन के होते हैं। तो हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स पतली भित्ति वाली यूनिन्यूक्लिएट तथा गोलाकार संरचना है। इस बेसिडियोस्पोर के बनने के पश्चात यह जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं तथा जर्मिनेशन से मोनोकैरियोटिक अथवा प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। प्राइमरी माइसीलियम किस प्रकार के बेसिडियोस्पोर से बन रहा है, उसके आधार पर प्लस अथवा माइनस स्ट्रेन का हो सकता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुल 4 बेसिडियोस्पोर्स, जिसमें से 2 पॉजिटिव तथा 2 नेगेटिव स्ट्रेन को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार 2 प्लस स्ट्रेन वाले तथा 2 माइनस स्ट्रेन वाले बेसिडियोस्पोर्स अंकुरित होकर प्राइमरी माइसीलियम या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। इस चित्र के द्वारा आप अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं गेहूं के संक्रमित पुष्पक्रम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संक्रमित पुष्पक्रम में गेहूं के दानों की जगह आपको काले रंग के स्पोर्स नजर आ रहे हैं, जो कि क्लेमाइडोस्पोर्स अथवा स्मट स्पोर्स हैं। तो इस प्रकार सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा इन क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि शुरू में द्विकेंद्रकी होते हैं, परंतु जल्दी ही यह केंद्रक फ्यूज होकर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना लेता है। क्लेमाइडोस्पोर के अंकुरण से इंटाइन प्रोमाइसीलियम या जर्म ट्यूब के रूप में निकलती है। अब इस जर्म ट्यूब पर 4 बेसिडियल सेल्स तथा 4 ही बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। चारों बेसिडियोस्पोर्स में से 2 एक प्रकार के यानी प्लस तथा 2 दूसरी प्रकार के यानी नेगेटिव प्रकार के होते हैं। अब बेसिडियोस्पोर्स प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। यह प्राइमरी माइसीलियम लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाता। शीघ्र ही डाइकैरियोटाइजेशन के द्वारा यह सेकेंडरी माइसीलियम बना देता है तथा यह सेकेंडरी माइसीलियम पुनः इन्फेक्शन का या संक्रमण का कार्य करता है। तो इस प्रकार क्लेमाइडोस्पोर्स तथा बेसिडियोस्पोर्स दोनों ही अस्टिलेगो के जीवन चक्र में बनते हैं तथा इसका जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर आप अस्टिलेगो के लाइफ साइकिल का रेखीय डायग्राम भी देख पा रहे हैं, जिसमें आपको अगुणित तथा द्विगुणित दोनों ही अवस्थाएं नजर आ रही हैं। सर्वप्रथम परिपक्व क्लेमाइडोस्पोर्स से आगे चलकर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और ये बेसिडियोस्पोर्स अगुणित अवस्था का प्रारंभ करते हैं। बेसिडियोस्पोर्स के डाइकैरियोटाइजेशन से वापस सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जो कि क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार अस्टिलेगो अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। इसके जीवन चक्र में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें मैं एक बार पुनः आपको बता रही हूँ। 2 प्रकार के माइसीलियम, प्राइमरी तथा सेकेंडरी माइसीलियम, डाइकैरियोटाइजेशन यानी द्विकेंद्रकी भवन तथा स्मट स्पोर्स व बेसिडियोस्पोर्स। तो इस प्रकार से अस्टिलेगो का जीवन चक्र इन विभिन्न प्रावस्थाओं से संपन्न होता है। धन्यवाद।